सो वी आर डन विद कंप्यूटर नेटवर्क्स। उसका क्विज मैंने आपके साथ शेयर किया था, राइट? सो यू हैव टू डू दैट क्विज। एक बार सिलेबस हो जाएगा तो हम वो क्विज इंस्ट्रक्टर पेज पे लाइव करेंगे, ताकि मैं भी साथ में हूँ और देखूं कि आप साथ के साथ कैसे आंसर कर रहे हो। अभी मैंने आपको स्टूडेंट पेज पे वो क्विज दिया था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डीबीएमएस एंड एसक्यूएल। सो डीबीएमएस एंड एसक्यूएल जो है वो आपके पास, अगर आप एक सीएस स्टूडेंट हो तो 20 मार्क्स की वेटेज है, और अगर आप आईपी स्टूडेंट हो तो 25 मार्क्स की वेटेज है। एंड अगेन दिस क्वेश्चन मेनी ऑफ यू विल बी आस्किंग कि मैम सीएस वाले इसको देख सकते हैं, आईपी वाले देख सकते हैं? तो दोनों देख सकते हैं बेटा, क्योंकि ये पार्ट दोनों में सेम है। जो 5 मार्क्स का या जो भी आप कह लो वो कंटेंट आईपी में एक्स्ट्रा है, जब हम वो करेंगे मैं आपको बता दूंगी कि वो सीएस वालों को नहीं कर। एंड दैट टॉपिक इज इंडिविजुअल रो फंक्शंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। डीबीएमएस हमारा क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे अभी अर्नब ने बताया। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली एक प्रोग्राम होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग यू टू create the database, to insert data in the database, to delete, to fetch based on the various conditions. So database को manage करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसे डीबीएमएस कहते हैं। कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ डीबीएमएस? कोई डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के नाम बता सकते हो? टेल मी एग्जांपल्स ऑफ डीबीएमएस। नेम a few database management systems. MySQL, yes. Microsoft SQL Server. So MySQL हो गया, Oracle हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर हो गया। ये मेजर मेजर होते हैं। पुराने जो अब यूज ही नहीं होते उसमें हमारे पास आता है डीबेस, फॉक्स प्रो एंड ऑल दीस। ठीक है, बट द मेजर वन ममता हैज ऑलरेडी टोल्ड, सो दैट इज योर डीबीएमएस। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में इन द फॉर्म कि आपसे पूछ सकते हैं कि राइट नेम ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, एनी टू, या आपको ऑप्शंस में दिया जा सकता है कि बताओ ये ऑप्शंस हैं, अब इसमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है और कौन सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, सो आपको मल्टीपल ऑप्शंस होंगे जिसमें से बताना है कि कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और कौन सा नहीं है। तो ये तो हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है और उसके एग्जांपल्स क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है वो है डेटाबेस के कंसेप्ट्स। तो जैसे कि डेटा क्या होता है? एनी रॉ फैक्ट्स और फिगर्स। तो जब आप कुछ भी रॉ फैक्ट्स और फिगर्स लिखते हो उसको हम डेटा कहते हैं। जब हम उस डेटा को कंबाइन करके प्रॉपर तरीके से स्टोर करते हैं तो उसे हम डेटा बेस कहते हैं। तो दैट इज सेड टू बी ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ related data. What's the issue, Arnab? So this is said to be organized collection of related data. ठीक है, सो डेटाबेस जो हम आज के डेट में यूज कर रहे हैं उसे कहते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल। नाउ व्हाई इज इट कॉल्ड रिलेशनल डेटा मॉडल? क्योंकि रिलेशन का मतलब होता है यहाँ पर टेबल। ठीक है, सो इट इज सेड टू बी टेबल। टेबल इज अ रिलेशन। ठीक है, सो रिलेशन मतलब टेबल। जब टेबुलर फॉर्म में हम डेटा स्टोर करते हैं तो उसको हम रिलेशनल डेटा मॉडल बोलते हैं। सो डेटा कैसे स्टोर होगा? यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। सो इफ आई हैव अ टेबल लाइक दिस, यहाँ पर है एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर एडमिशन नंबर आ गया, यहाँ पर कुछ भी नेम हो गए, कुछ भी वैल्यूज हो गए। सो ये आपका टेबल है। ठीक है, टेबल किस चीज के बारे में है? स्टूडेंट के बारे में है।
तो जिस चीज के बारे में हम डेटा स्टोर करते हैं उसको एंटिटी या सब्जेक्ट कह सकते हैं. सो वी आर स्टोरिंग डेटा अबाउट योर स्टूडेंट्स. अब ये जो वर्टिकल वाली होती है, सॉरी हॉरिजॉन्टल वाली जो होती है, इनको हम कहते हैं रोज. रोज आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिकॉर्ड्स और टपल्स. तो रोज को हम रिकॉर्ड्स या टपल भी कह सकते हैं. ठीक है. और ऐसे ही आपके पास जो वर्टिकल वाले हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? कॉलम्स. कॉलम्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स. ठीक है. तो उनको हम फील्ड या एट्रीब्यूट कह सकते हैं. ठीक है. अब एक टर्म होती है इनसे रिलेटेड जिसे कहा जाता है डिग्री एंड कार्डिनैलिटी. सो कॉलम्स को हम फील्ड भी बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं. डिग्री एंड कार्डिनैलिटी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हर साल हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है. किसी भी फॉर्म में आए लेकिन आता जरूर है. सो डू यू रिमेम्बर? कैन यू टेल मी व्हाट इज डिग्री एंड कार्डिनैलिटी ऑफ अ टेबल? आप बता सकते हो कि डिग्री और कार्डिनैलिटी क्या होती है? What do you understand by degree and cardinality of a table? Very good, Mamta. Number of columns is the degree and number of rows is the cardinality. ठीक है. तो आपके पास रोज कितनी है वो कार्डिनैलिटी है, कॉलम्स कितने हैं वो डिग्री. लाइक इसमें आपके पास 5 कॉलम्स है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 5. और इसकी कार्डिनैलिटी जो है वो हो जाएगी 3. So degree is 5, cardinality is 3. हेडिंग रो को हम बीच में काउंट नहीं करते हैं. ठीक है. ऑलवेज रिमेम्बर दिस. तो ये हो गया डिग्री एंड कार्डिनैलिटी. इसके बाद इसमें टर्म आती है प्राइमरी की. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्राइमरी की? प्राइमरी की से आपका क्या तात्पर्य है? So it is that attribute of the column which is used to identify a record uniquely. Very good, Mamta. तो आपकी हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. ठीक है. और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है. सो ऑलवेज रिमेम्बर वन टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की. ठीक है. सो एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी. जैसे इस केस में हम एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बना सकते हैं क्योंकि प्राइमरी की हर स्टूडेंट की होगी और कभी भी वो डुप्लीकेट नहीं होगी. दो स्टूडेंट्स का सेम प्राइमरी की नहीं हो सकता. ठीक है. नो टू स्टूडेंट्स कैन हैव द सेम प्राइमरी की एंड दे कैन नॉट बी अ स्टूडेंट जिसकी प्राइमरी की मतलब जिसकी वो वैल्यू हो ही ना, एडमिशन नंबर हो ही ना. तो हर स्टूडेंट का एडमिशन नंबर होगा और हर स्टूडेंट का एडमिशन नंबर यूनिक होगा. तो आपके पास टर्म क्या आ गई? प्राइमरी की. प्राइमरी की आपको डेफिनेशन लिखनी भी आनी चाहिए, आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए और आपको प्राइमरी की अगर सिर्फ डेफिनेशन पूछिए तो एग्जाम्पल लिखना भी आना चाहिए. सो इट इज दैट कॉलम of the table which uniquely identifies a primary key. That's called, sorry, uniquely identifies a row in the table. Primary तो खुद ही है. So uniquely identifies a row in the table that is said to be primary key. प्राइमरी की के बाद हमारे पास आते हैं एक टर्म जिसे कहते हैं कैंडिडेट कीज. सो कैंडिडेट कीज क्या होती है? देखो जब आपको प्राइमरी की बनानी है तो आप देखोगे कि ऐसे कौन कौन से कॉलम्स हैं जो प्राइमरी की बन सकते हैं. सो विच कॉलम्स आर देयर विच कैन बी टर्म्ड एज अ प्राइमरी की, उन्हें हम कैंडिडेट कीज कहते हैं. सो द कॉलम्स which can be used as a primary key, that means they are also very good. Yes, Mamta.
दे आर ऑल्सो यूनिक एंड नॉट नल, उनमें ये दोनों फीचर्स होने चाहिए, सो उनको हम कैंडिडेट कीज कहते हैं। ठीक है, अब कैंडिडेट में से आप एक को बना लोगे प्राइमरी की, और जो बच जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, alternate keys. So remaining candidate keys after selecting one of those as primary key are called alternate keys. लास्ट ईयर पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि एक टेबल है जिसमें एक प्राइमरी की है और दो ऑल्टरनेट कीज है, तो बताओ कि आपके पास कैंडिडेट कीज कितनी रही होंगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि आपके पास एक प्राइमरी की है, राइट, एक प्राइमरी की है और दो आपकी ऑल्टरनेट कीज है। अब आप मुझे बताइए कि टोटल हमारे पास कितनी कैंडिडेट कीज रही होंगी। वेरी गुड, 3। सो आपके पास दो ऑल्टरनेट है, मतलब दो बची कैंडिडेट में से। आफ्टर चूजिंग वन एज प्राइमरी की, तो हमारे पास कैंडिडेट कीज कितनी हो गई, 3। वेरी नाइस, सो इसका आंसर होगा 3। ठीक है, सो दैट इज योर प्राइमरी की, कैंडिडेट की एंड ऑल्टरनेट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आती है वो है फॉरेन की। नाउ डू यू रिमेम्बर व्हाट इज फॉरेन की? व्हाट इज फॉरेन की? जब हमें दो टेबल्स को आपस में लिंक करना, सो व्हेन यू हैव टू लिंक टू टेबल्स टुगेदर। वेरी गुड सिद्धांत, वेरी गुड ममता। सो जब दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट करना हो तो हम फॉरेन की का कंसेप्ट यूज करते हैं। So foreign key is a non-key attribute, मतलब वो primary key नहीं है. So that attribute which helps to link a table with another table. इसमें भी वही है, अगर आइडेंटिफाई करने के लिए आता है फिर तो आप टेबल्स में से देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फॉरेन की कौन सी है। अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो डेफिनेशन लिख के हमेशा एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाकर दिखाओगे। जैसे आपने बना दिया कि एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है, सैलरी है, और लेट्स से डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी है 101, नेम है एबीसी, सैलरी है कुछ भी, और डिपार्टमेंट नंबर है 20। ऐसे ही आई हैव वन मोर एम्प्लॉय, सैलरी है इतनी, डिपार्टमेंट आईडी है ये। और एक और टेबल है हमारे पास जिसमें दो ही कॉलम है, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट का नाम। ठीक है, सो ये आपने डिपार्टमेंट टेबल ले लिया। इसमें भी हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, लाइक डिपार्टमेंट 10 है अकाउंट्स का, 20 है सेल्स का, 50 है मार्केटिंग का, 40 है प्रोडक्शन, कुछ भी ले लो। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो मुझे इसमें से प्राइमरी की, एम्प्लॉय टेबल में प्राइमरी की क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी की इन एम्प्लॉय टेबल? प्राइमरी की इन एम्प्लॉय टेबल सिद्धांत? इट्स दिस, एम्प्लॉय आईडी इज द प्राइमरी की ऑफ एम्प्लॉय टेबल, है ना? ऐसे ही डेप्ट आईडी इज द प्राइमरी की ऑफ डिपार्टमेंट टेबल। तो इसकी प्राइमरी की है एम्प्लॉय आईडी, इसकी प्राइमरी की है डिपार्टमेंट आईडी, और ये डिपार्टमेंट आईडी यूज हो रहा है इसके साथ लिंक बनाने के लिए। तो अगर मुझे पता करना हो कि एबीसी कौन से डिपार्टमेंट में है, तो एबीसी है डिपार्टमेंट 20 में, 20 कौन सा है, सेल्स, तो मैं इसकी हेल्प से लिंक कर रही हूँ ना। ऐसे ही आप यहाँ पर इसकी हेल्प से लिंक कर रहे हो, 10 किस में, अकाउंट्स में। सो दिस इज दी फॉरेन, तो ये आपका फॉरेन की होगी। ठीक है, सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन की ओवर है। सो ये तो हो गए आपके कुछ कंस्ट्रेंट्स। इन्हीं कंस्ट्रेंट्स में एक और कंस्ट्रेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है,
बहुत फ्रीक्वेंटली तो नहीं पूछा जाता, बट येस वी डू हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट इन प्रीवियस ईयर पेपर्स, व्हिच इज डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट। तो एक एट्रीब्यूट का डोमेन क्या होता है? सो डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट क्या होता है कि जैसे डिपार्टमेंट नंबर है, तो आपका क्या है, पॉसिबल वैल्यूज उसमें क्या क्या हो सकती है। तो मैं कह रही हूँ कि 4 ही डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट नंबर कैन बी एनी ऑफ 10 20 30 40, उसका डोमेन हो गया। अगर आप उसकी सैलरी ले रहे हो, तो आपने यहाँ पर सैलरी में सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज क्या है, एनीथिंग बिटवीन 10,000 टू लेट्स से 2 लाख हम मैक्सिमम सैलरी दे रहे हैं। सो एनीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 to 2 lakh, that was the domain of the salary। ठीक है, तो हम ऐसे डोमेन सेट कर सकते हैं कि कितनी रेंज के अंदर एक कॉलम के अंदर वैल्यूज हो सकती है। जैसे स्टूडेंट के लिए क्लास का सेक्शन है, तो सेक्शन कैन बी ABC, 3 ही सेक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूल में। तो अगर हम 3 ही सेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि आपका जो सेक्शन है वो ABC में से कुछ भी हो सकता है, राइट? सो दैट्स हाउ इट्स डन। सो वो होता है डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट। Yes. Set of possible inputs for that column is domain. You can say that. And then just give an example. अब ये तो था सारा आपका डेटाबेस के कंसेप्ट्स। इसके बाद आपकी एक्चुअल एसक्यूएल जो है वो स्टार्ट होती है। बिफोर आई राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल, कैन यू राइट द फुल फॉर्म? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल? हिम्मत, डोमेन का मतलब है जैसे कि हमारा नेम है, तो नेम में क्या होता है, नेम में इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स। सो नेम कैन बी एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स। किसी के नाम में नंबर्स थोड़ी होते हैं, है ना, या स्पेशल कैरेक्टर्स भी नहीं होते। सो अगर आपका नाम है तो उसमें क्या होगा, अल्फाबेट ज्यादा से ज्यादा स्पेस, उसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो इफ वी हैव ओनली अल्फाबेट्स इन स्पेसेस, तो वो उसका वैलिड डोमेन है। ठीक है, सो डोमेन मतलब कि आप उसमें कौन कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, किस रेंज में वैल्यू स्टोर कर सकते हो, किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, वो सब आपका डोमेन हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज सेड टू बी डोमेन। अब एसक्यूएल की फुल फॉर्म आपने बिल्कुल सही लिखी है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के डिफरेंट पार्ट्स हैं। वी हैव DDL, DML एंड TCL जो आपको करने हैं। DCL भी होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, बट वी डोंट हैव टू डू दैट। बिफोर वी डू दीज पार्ट्स, एसक्यूएल की सबसे बड़ी चीज क्या है कि एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज है, सो इट इज नॉन प्रोसीजरल एंड इट इज केस इनसेंसिटिव। सो नॉन प्रोसीजरल मतलब कि इसमें हम ये नहीं बताते हाउ टू डू अ थिंग, वी ओनली से व्हाट टू डू। आप कमांड लिखते हो, कमांड का रिजल्ट आ जाता है, यू डोंट हैव टू टेल एवरीथिंग इन डिटेल्स, राइट, लाइक वी हैव टू डू इन पाइथन। केस इनसेंसिटिव है, स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपका क्वेश्चन है और आपने आंसर को स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो भी ठीक है, कैपिटल में लिखा है तो भी ठीक है, दैट विल नॉट डिफर योर आंसर, वो सेम रहेगी वो चीज। ठीक है, अब इसमें जो 3 पार्ट्स हैं, DDL, DML, TCL, जो आपको करने हैं वो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DML stands for data manipulation language. TCL stands for transaction control language. So we have data definition language, we have data manipulation language, and we have transaction control language. ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में से सिर्फ 2 ही कमांड्स आपको पता होने चाहिए, वो है कमिट एंड रोल बैक। नाम से ही पता चल रहा है, कमिट का मतलब होता है सेव करना। सो जिस चीज को आपने एक बार सेव कर दिया उसको आप अंडू नहीं कर सकते, मतलब रोल बैक नहीं कर सकते। एंड रोल बैक का पर्पस होता है अंडू करना। तो जो भी क्वेरी आपने दी है, अगर आप चाहते हो कि उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाए, तो आप रोल बैक लिख सकते हो। बट अगेन जो चीज कमिट हो चुकी है वो रोल बैक नहीं होती। ठीक है, अब DDL और DML में क्या होता है? सो DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अंदर वो सारी कमांड्स होती हैं विच आर रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, कि डेटाबेस कैसे बनेगा, उसके अंदर टेबल्स कैसे बनेंगे, टेबल्स में कितने कॉलम्स होंगे, वो सब ध्यान रखने के लिए आपकी DDL कमांड्स होती है। ठीक है, सो दे डील विद द
structure of database and tables inside that. और DML क्या होता है? Data manipulation language. So data manipulation language का मतलब क्या है? It deals with the data stored in the table. तो आपको नया डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है, पुराना डेटा डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, या सिर्फ फेच करके ही देखना है बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस, तो हम उसके लिए डीएमएल यूज करते हैं। आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पर आपको ये कहा जाता है कि आइडेंटिफाई करो ये कमांड डीडीएल है या डीएमएल है। तो उसका बहुत ही इजी तरीका है, देखो आपको दो में से ही आइडेंटिफाई करने के लिए पूछेंगे, डीडीएल और डीएमएल में से। डीएमएल में सिर्फ 4 कमांड्स हैं जिसको आप याद रख सकते हो, किससे? सिड्डू से। किससे याद कर सकते हो? सिड्डू, SIDU। ठीक है, फुल फॉर्म बता दो फटाफट, एस से क्या होता है? सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। सो सिलेक्ट से हम डेटा फेच करके देख सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। इंसर्ट से आप नया डेटा इंसर्ट कर सकते हो टेबल्स के अंदर। डिलीट से हम एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट कर सकते हैं। और अपडेट से हम एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये 4 कमांड्स जो हैं ये आपकी DML कमांड्स हैं। और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज यूज्ड टू डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। अब डेटा डेफिनेशन में कौन सी कमांड्स आती हैं? तो जब आपको क्लासिफिकेशन के लिए कहेंगे तो वैसे तो उन 4 को छोड़ के जो भी कमांड होगी वो DDL में होगी, बट DDL में सबसे पहले आप क्या करते हो? डेटाबेस क्रिएट करते हो। सो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपके पास कमांड होती है क्रिएट डेटाबेस, और उसके बाद यू हैव टू राइट नेम ऑफ द डेटाबेस जो भी आपको देना है। उस नाम का डेटाबेस अगर एग्जिस्ट करता होगा तो एरर आ जाएगा, नहीं तो आपका डेटाबेस बन जाएगा। अब डेटाबेस बन गया, ठीक है, आपको क्या करना है? इसको ओपन करना है। सो कौन सी कमांड यूज होती है टू ओपन अ डेटाबेस? Which command is used to open a database? That means to make it active. Use, very good. So use और फिर name of the database देंगे तो आपका जो database है वो active बन जाएगा। ठीक है, so use and then we give name of the database and it becomes active. इसके अंदर अगर table बनाने हैं, so we have create table, फिर हम टेबल का नाम देते हैं, राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, एट्रीब्यूट का नाम देते हैं, मतलब कॉलम का नाम देते हैं, स्पेस देके कॉलम का डेटा टाइप देते हैं, फिर हम स्पेस देके अगर कोई कंस्ट्रेंट है तो वो देते हैं, देन वी गिव कॉमा, एंड आफ्टर दैट you, so these are the various data types we have. Very good, Siddhant. सो कैर एंड वैर दोनों ही स्ट्रिंग के लिए यूज होते हैं। कैर जो है वो आपका फिक्स लेंथ है और वैर आपका वेरिएबल लेंथ है। सो कैर इज फिक्स, वेरिएबल लेंथ कौन सा हो गया हमारा? वैर। वैर में वो रिमेनिंग स्पेसेस खाली होते हैं, ठीक है, सो एनीबडी एल्स कैन यूज इट, मतलब फॉर सम अदर डेटा वी कैन यूज इट। सो इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर दैट। जैसे आपका अभी 20 है तो आप नहीं यूज कर रहे हो, लेकिन कोई और उसको यूज कर सकता है। वी कैन मेक यूज ऑफ दैट। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया कैर 40, ठीक है, अब उस कैर 40 में अगर जो मैंने स्टोर किया है वो सिर्फ 15 स्पेसेस ही ले रहा है, तो वो पीछे 25 ब्लैंक स्पेसेस स्टोर कर देगा। जैसे आपने कैर 20 लिया होता नाम के लिए और आप स्टोर करते अंजलि, अब 6 ही चाहिए, तो बाकी के 14 स्पेसेस इसमें स्टोर होंगे, लेकिन वो जगह पूरी 20 की 20 लेगा। लेकिन अगर आपने लिया होता वैर 20 और आप उसमें स्टोर करते हैं अंजलि, तो पीछे के 14 फ्री हो जाते हैं, वो किसी और चीज को स्टोर करने के लिए यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू चूज द डेटा टाइप। जब आपको टेबल बनाना है तो पहले आपको इन गिवन डेटा टाइप्स में से किसी डेटा टाइप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो चूज अ डेटा टाइप आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस एंड आफ्टर दैट यू हैव टू
गिव कंस्ट्रेंट इफ यू वांट टू। कंस्ट्रेंट ऑप्शनल होता है, डेटा टाइप देना जरूरी है, डेटा टाइप मुझे लिखना ही पड़ेगा, बट कंस्ट्रेंट देना ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप कंस्ट्रेंट देना चाहते हो तो दो, नहीं देना चाहते हो तो मत दो। सो कंस्ट्रेंट होता क्या है? रिस्ट्रिक्शंस imposed on the columns of a टेबल। सो टेबल के ऊपर जो हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कॉलम्स पे, उसे कंस्ट्रेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है? प्राइमरी की, अगर आपने किसी भी उसके सामने प्राइमरी की लिख दिया, ठीक है, सो इफ आई राइट प्राइमरी की, तो उससे क्या होगा? वो यूनिक और नॉट नल होगा, उसमें ना तो मैं डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट कर पाऊंगी, ना ही मैं उसको ब्लैंक छोड़ पाऊंगी। तो उसके इनपुट पे क्या रिस्ट्रिक्शन होगी कि हम उसको खाली नहीं छोड़ सकते, हम उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं ले सकते। दैट इज प्राइमरी की। So primary key can't be left blank and can't have duplicate values. So that's your primary key. Then you have unique. Unique का मतलब है कि duplicate values नहीं हो सकती पर खाली छोड़ सकते हैं। Not null का मतलब है कि खाली नहीं छोड़ सकते, duplicate value चाहे आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, but we can't leave it blank. Another major difference between these unique and not null considered और primary की, इसकी टेबल में primary की सिर्फ एक ही बार यूज हो सकता है। So primary की we can use only once in the table, लेकिन आप unique और not null multiple columns को दे सकते हो। फिर एक कंस्ट्रेंट होता है चेक। MySQL में तो चलता नहीं है, बट चेक इज यूज टू गिव अ कंडीशन। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करती है कॉलम पे तो ही वो वैल्यू एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज वो वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, देन होता है डिफॉल्ट, कि अगर उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे? ये डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे वहां पर। ठीक है, सो ये हो गया आपके पास यूनिक, चेक, नॉट नल, दिस, एंड देन आखिरी कंस्ट्रेंट जो है वो है फॉरेन। सो फॉरेन की अगर बनानी हो तो आपको इसके आगे लिखना पड़ता है रेफरेंसेस। तो आई शो यू विद एन एग्जांपल कि कैसे हम इसको लिखते हैं। इस पे क्वेश्चन आपके पास कैसे आ सकता है? इस पे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज अ कंस्ट्रेंट, या फिर आ सकता है राइट अ कमांड। ऐसे आ जाएगा कि मिस्टर सुनील वाज क्रिएटिंग अ टेबल स्टूडेंट, है ना, एंड ही फॉरगॉट टू ऐड अ प्राइमरी की टू द टेबल। नाउ द कॉलम इज देयर। अब उसमें दो ऑप्शंस होंगे, या तो कॉलम होगा और आपको सिर्फ प्राइमरी की ऐड करनी है, या तो कॉलम है ही नहीं और वो कॉलम भी ऐड करना है। तो अगर कॉलम है और आपको प्राइमरी की ऐड करनी है तो आप क्या लिखोगे? ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल इज द कमांड विच इज यूज्ड टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। सो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, अगर सिर्फ प्राइमरी की ऐड करनी है तो ऐड प्राइमरी की। सो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड प्राइमरी की, एडमिशन नंबर। सो इसमें हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? सो है resumed admission number column is already existing, कि वो कॉलम है मेरे पास। ठीक है, पर अगर मान लो नहीं होता तो आपको कॉलम ही ऐड करना था, तो फिर आप लिखते ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कॉलम। कॉलम वर्ड यहाँ पे लिखना ऑप्शनल होता है। ऐड कॉलम एडमिशन नंबर, डेटा टाइप लिखेंगे इंटेजर और स्पेस के आगे लिखेंगे प्राइमरी की। सो दिस इज इन केस new column had to be created। समझ आई ये चीज? इज दिस क्लियर? तो इस पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई प्राइमरी की बाद में ऐड करके दिखाओ। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और ऐसे ही अगर फॉरेन की ऐड करने के लिए बोल दें तो आप लिख सकते हो ऑल्टर टेबल, जैसे एम्प्लॉय में ऐड करनी है, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड फॉरेन की डिपार्टमेंट आईडी। इसके आगे क्या लिखोगे? रेफरेंसेस। रेफरेंसेस व्हाट? डेप्थ आईडी ऑफ department table, like this. So this is how you can add a foreign key.
अब इसके बाद जो एसक्यूएल की कमांड्स हैं, आप क्या चाहते हो कि मैं आपको पहले एसक्यूएल रिवाइज कराऊं या हम सीधे एसक्यूएल के क्वेश्चंस करने शुरू करें और उन क्वेश्चंस के साथ साथ ही मैं आपको कंसेप्ट भी री रिवाइज कराते जाऊं? व्हाट डू यू वांट? यू वांट मी टू टेल इंडिविजुअल कमांड्स अलग अलग से, या हम सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें ताकि आपकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाए और आपके हर कमांड के जो कंसेप्ट्स हैं वो आप साथ साथ सीखते जाओ? स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन. गुड. सो बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, आपको सिड्डू मैंने बता दिया कि 4 DML कमांड्स होती हैं और सिंटेक्स सिंपल होता है. सिलेक्ट कमांड में हम सिलेक्ट लिखते हैं, कॉलम लिस्ट देते हैं हमें जो देखनी है, फिर हम फ्रॉम लिखते हैं. ये सिंटेक्स हमेशा याद रखो, आपको पता होना चाहिए किसके बाद क्या लिखते हैं. ठीक है, तो सिलेक्ट के बाद पहले कॉलम लिस्ट आती है, जो भी आपको डिस्प्ले करना है, वट एवर यू वॉन्ट टू बी शोन ऑन द स्क्रीन दैट हैज टू बी विद सिलेक्ट. तो सिलेक्ट के साथ हम उन कॉलम्स का नाम लिखेंगे जो देखने हैं, सेपरेटेड बाय कॉमास. फ्रॉम टेबल का नाम लिखेंगे जिस टेबल में से देखना है. फिर अगर आप कोई कंडीशन लगा रहे हो तो वो वेयर के साथ आ जाएगी, वेयर कंडीशन. अगर आप ग्रुपिंग कर रहे हो तो इसके बाद फिर ग्रुप बाय आ जाएगा. ग्रुप बाय हमेशा वेयर के बाद आता है. अगर हैविंग है तो वो हमेशा ग्रुप बाय के साथ ही होगा. सब कुछ देने के बाद आखिरकार आपका ऑर्डर बाय आता है. सो ऑर्डर बाय इज यूज टू सॉर्ट द डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो ये ऑर्डर आपको इसको याद रखना है. ठीक है, ये सिलेक्ट कमांड का सिंटेक्स है. डिलीट क्या होती है? डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम. तो अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूंगी तो सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे. तो हम यहाँ पर कंडीशन देते हैं, जहां पे कंडीशन मैच होगी सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगा, जहां पर मैच नहीं होगी उनको डिलीट नहीं करेगा. सो अपडेट मॉडिफाई करना है तो अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम का नाम जिसकी वैल्यू आपको अपडेट करनी है, इज इक्वल टू जो भी न्यू वैल्यू आप पुट करना चाहते हो. अगेन अगर कंडीशन नहीं दी तो सारी की सारी रोज अपडेट हो जाएंगी, अदरवाइज हम कंडीशन दे सकते हैं. एंड इफ यू हैव टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड, सो आपको लिखना है इंसर्ट इनटू, फिर अपने टेबल का नाम जिसमें इंसर्ट कराना है, फिर वैल्यूज और फिर राउंड ब्रैकेट में वैल्यूज की लिस्ट देनी होती है. सो ये सिंटेक्स आप याद रखोगे. अर्नब ने पूछा है कि मैम डिलीट एंड ड्रॉप में क्या डिफरेंस है? तो बेटा डिलीट इज यूज टू डिलीट द सिलेक्टेड रोज फ्रॉम द टेबल. आपको डेटा डिलीट करना है, यू हैव टू डिलीट द सिलेक्टेड रोज फ्रॉम द टेबल. वेर एज ड्रॉप कमांड यूज होती है, ड्रॉप जो खुद में पूरी कमांड है वो पूरा का पूरा टेबल डिलीट कर देगी. अगर आपने लिखा ड्रॉप टेबल स्टूडेंट तो पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा अलोंग विद इट्स स्ट्रक्चर. मतलब जो टेबल खाली स्ट्रक्चर होता है वो भी रेज हो जाएगा. सो टेबल की एग्जिस्टेंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी मेमोरी से. अगर मैं डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम भी लिखती हूँ तो सारी रोज तो डिलीट हो जाती हैं, बट खाली टेबल तो रहता है हमारे पास. ड्रॉप टेबल करने से आपके पास खाली टेबल भी नहीं रहेगा, एवरीथिंग विल बी इरेस्ड. दूसरा ड्रॉप कीवर्ड आप ऑल्टर टेबल के साथ भी यूज कर सकते हो. जैसे आपने ऑल्टर टेबल टेबल का नाम ड्रॉप कॉलम का नाम दे दिया. अगर आपको सिंपली सिर्फ एक कॉलम टेबल में से डिलीट करना है तो हम ड्रॉप को ऑल्टर टेबल के साथ यूज करते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस ताकि आपको पता चले कि कहाँ कैसे क्या अप्लाई करना है. ट्रंकेट इज लाइक, जैसे ड्रॉप क्या करता है, टेबल का पूरा डेटा डिलीट कर देता है और टेबल को भी डिलीट कर देता है, राइट? ट्रंकेट टेबल कमांड जो होती है वो सिर्फ डेटा डिलीट करती है. ठीक है, अब अगर आप डिलीट और ट्रंकेट में डिफरेंस पूछो, क्योंकि आप कहोगे मैम ये तो डिलीट से भी हो रहा था, तो डिलीट में हम कंडीशन दे सकते हैं, ट्रंकेट में हम कंडीशन नहीं दे सकते. जैसे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट लिखूंगी तो स्टूडेंट टेबल का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा. अगर मैं ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट लिखूंगी तो भी सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, एंड दोनों केसेस में खाली टेबल रह जाएंगे. लेकिन अगर मैं चाहूं तो डिलीट के साथ कंडीशन दे सकते हैं, बट आप ट्रंकेट के साथ कंडीशन नहीं दे सकते. वो हमेशा सारा का सारा डेटा ही डिलीट करेगा. इट विल ऑलवेज डिलीट द कंप्लीट डेटा.
अभी हम इस पे सिर्फ एसक्यूएल के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और हम कंप्यूटर नेटवर्क भी देख सकते हैं क्योंकि वो भी आप कर चुके हो, तो यू कैन टेल मी दैट आल्सो। सो बताओ, यूआरएल्स आर ऑफ टू टाइप। इसका आंसर है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। चलो कंफ्यूज मत करो, लेट्स डू जो हमने एसक्यूएल का अभी तक किया है। मैं अभी इंडिविजुअल रो फंक्शंस नहीं करा रही हूँ, बट दूसरा पार्ट करेंगे जो सीएस और आईपी में कॉमन है, ठीक है। इफ कॉलम सैलरी कंटेन्स द डेटा सेट 1 2 3 4 5 वैल्यूज है, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन क्वेरी। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैं ये पीडीएफ आपको भेज दूंगी व्हाट्सएप पे भी। क्या आंसर होगा इसका? सो आपको ये पांचों वैल्यूज को ऐड करना है, और ऐड करके आपने इसको 5 से डिवाइड कर देना है ना। सिंपल सी चीज है कि ऐड दीज 5 वैल्यूज एंड देन डिवाइडेड बाय 5, तो जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। तो मैथ्स का टेस्ट भी आपका एक तरह से ये। सो 45 और 55 और 45 और 55, तो 45 और 55 होता है हमारे पास 100। सो 100 के पीछे 3 जीरो है, और ये 200 हो जाएगा। इसमें 5000 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 2000, 5000। इसको डिवाइड किया 5 से, सो 41,000। सो सी शुड बी योर आंसर। आया समझ? मैं अभी, आप मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, ठीक है, बिकॉज आई एम देयर ऑन द पीडीएफ। ममता ये कैसे सी आंसर है? इन केस कोई डाउट होगा तो आप हैंड रेज कर सकते हो, सो दैट आई कैन कम हियर एंड सी व्हाट डाउट यू हैव, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास एसक्यूएल का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। The correct SQL from below to find the temperature in increasing order of all the cities. तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर दिखाना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। What should be the correct answer? Question number 7. अच्छा ठीक है बेटा। इट्स नॉट डी, इसमें है टेम्परेचर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। टेम्परेचर का इंक्रीजिंग ऑर्डर लेना है ना, तो सी होगा। सो सिलेक्ट सिटी कॉमा टेम्परेचर फ्रॉम वेदर, ऑर्डर बाय टेम्परेचर। सिटी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके क्या करोगे, है ना। सो इट शुड बी सी। तो ऑर्डर बाय क्लॉज किस लिए यूज होती है? ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज टू सॉर्ट द डेटा ऑफ द टेबल। तो अगर हमें टेबल का डेटा सॉर्ट करना है, हम ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज करते हैं। क्वेरी में हमेशा लास्ट में दी जाती है, आप ऑर्डर बाय लिखोगे और फिर कॉलम का नाम लिखोगे, तो वो उस कॉलम के अकॉर्डिंगली आपके डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप चाहते हो कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो आपको उसके आगे DESC लिखना पड़ता है। So by default, it is an increasing order. If we want in decreasing order, we have to write DESC over there. Which one of the following is not an aggregate function? So aggregate मतलब जो multiple rows पे काम करता है। So min multiple rows में से सबसे छोटी वैल्यू देता है, सम मल्टीपल रोज में से टोटल करके देगा, एवरेज हमने भी देखा एवरेज निकाल रहा है, विद जैसा कुछ नहीं है। सो दिस इज द आंसर। Where and having clause can be used interchangeably in select queries? No, it is false. Where is used जब आपको single row पे condition check करनी होती है ना। So when I want the condition to be checked for each row individually, so अगर आपको हर row पे individually एक एक करके condition check करनी है, तो आप वेयर यूज करोगे। बट अगर आपको एक ग्रुप बनाए हुए हैं आपने ग्रुप बाय की हेल्प से, और आपको कंडीशन चेक करनी है पूरे के पूरे ग्रुप के ऊपर बेस्ड, तो आप हैविंग यूज करो। तो दे कांट बी यूज इंटरचेंजेबली, तो ये फॉल्स है, ठीक है। देन यू गेट क्वेश्चंस लाइक दिस, जहां पर आपको थ्योरी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं 2 मार्क्स का, ठीक है।
जैसे ये क्वेश्चन नंबर 20 है, नीलम अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नीड्स टू डिस्प्ले क्लास वाइज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स of 11th and 12th house. She is encountering an error while executing the following query. आपको ठीक करना है. So select class, comma, count star from student. उसने क्या लिख दिया यहाँ पर? Order by. होना क्या चाहिए था? Group by. Group by class. Having class is equal to 11th or class is equal to 12th. This is fine. So the problem was कि order by नहीं होना चाहिए था, group by होना चाहिए. तो आप बताओगे कि ये problem है और उसको ठीक हमने कैसे किया. Then पूछा है what is the purpose of group by clause? Explain with the help of suitable example. तो इसका आंसर आप कैसे करोगे? तो आपको जब group by clause को explain करना है, तो आप क्या बताओगे यहाँ पे? कि group by clause is used to group the table data based on a single column. So group by clause is used to group rows in a table based on repeated values of a column. For example, if we group by city, then all rows having same value for the city will fall in one group. तो जहां पे city सबकी same है, वो एक group बन जाएगा. फिर दूसरा वाला दूसरा group बन जाएगा. And then you can perform operations on that. तो फिर आप यहाँ पे example दे सकते हो, like select city, comma, count star. If I just need to know कि कौन सी city से कितने लोग हैं. So from person, where नहीं आएगा, group by city. So आप ऐसा एग्जाम्पल देके उसको 2 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है? So that's how you should write your answer. Then 2 मार्क्स के बाद आपके पास ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऐसे टेबल दिया होगा और उस टेबल के ऊपर बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे. So you have to answer those questions जो आपके टेबल पे प्लेस्ड है. अभी वो इंडिविजुअल रो फंक्शन के थे इसलिए मैंने उसको भी स्क्रॉल कर दिया, बट हम ये वाला कर सकते हैं. जैसे ये स्टॉक टेबल है आपके पास. डिस्प्ले कंपनी वाइज हाईएस्ट क्वांटिटी अवेलेबल. कंपनी वाइज मतलब आपको सिर्फ एडोबे की हाईएस्ट क्वांटिटी बतानी है, फिर आपको सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की हाईएस्ट क्वांटिटी बतानी है और आपको वैल्यू नहीं बतानी, आपको क्वेरी बतानी है. तो क्वेरी कैसे लिखेंगे हम? सिलेक्ट किसके अकॉर्डिंगली ग्रुप कर रहे हो? कंपनी के अकॉर्डिंगली. क्या दिखाना है? मैक्स ऑफ क्वांटिटी. कहां से दिखाना है? फ्रॉम स्टॉक. ग्रुप बाय कंपनी. So that's how your group by is used. तो जहां पर भी बोला जाए कि वाइज बताओ, फॉर ईच बताओ या फॉर ईच कंपनी लिखा होता, तो उसका मतलब है कि ग्रुप बाय यूज होगा. और हमेशा पांचों में से कोई ना कोई एग्रीगेट फंक्शन साथ में होगा. या तो मिनिमम निकालने को बोला होगा, या हाईएस्ट निकालने को बोला होगा, या एवरेज होगा, नंबर ऑफ पर्सन बोला होगा. सो हमेशा कोई ना कोई ग्रुप फंक्शन जरूर आपका इसका साथ में होगा. देन है डिस्प्ले ईयर वाइज लोएस्ट क्वांटिटी अवेलेबल. तो अब ईयर तो सीधे सीधे मेरे पास नहीं है, वो तो इस डेट के अंदर है. ठीक है, पर आपको बतानी है लोएस्ट क्वांटिटी अवेलेबल. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिलेक्ट ईयर. कहां से निकलेगा? डेट ऑफ परचेज से. सो ईयर ब्रैकेट में डेट ऑफ परचेज कॉमा मिन क्वांटिटी फ्रॉम स्टॉक. ग्रुपिंग किस पे हुई है? ईयर पे. सो ग्रुप बाय ईयर और ब्रैकेट में आ जाएगा डेट ऑफ परचेज. ठीक है, सेम है यहाँ पे. टोटल नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टाइप स्टॉक. तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर किसमें है? टाइप में. सो इट शुड बी सिलेक्ट टाइप कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम स्टॉक ग्रुप बाय टाइप. ठीक है, ओके. ये इंडिविजुअल रो फंक्शंस है, इसको छोड़ देते हैं. ज्वाइन के क्वेश्चन भी मैं आज नहीं करा रही हूँ. सो हम एक काम करेंगे, कल की क्लास में वी विल बी कवरिंग अप जॉइंस क्या होता है. तो कल मैं आपको जॉइंस अच्छे से समझाऊंगी. उससे पहले आप अपना पिछला एसक्यूएल का रिवाइज करोगे.
सो जस्ट रिवाइज ऑल द थिंग्स ऑफ एसक्यूएल एंड ये वाली पीडीएफ मैं भेज रही हूँ आपको ग्रुप पे। ये आईपी की है, ऐसे ही सीएस की भी है, सो आई विल सेंड दैट। मार्किंग स्कीम्स है साथ में, तो आप मार्किंग स्कीम से अपने आंसर मैच भी कर सकते हो, नहीं तो आप मुझसे भी कल पूछ सकते हो। ठीक है, सो आप इसको गो थ्रू करोगे एंड टुमारो वी विल बी स्टडिंग जॉइंस। जॉइंस वाले क्वेश्चंस आप अभी अवॉइड करना, अभी मत करना, उससे पहले वाले कर लो। एंड टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग जॉइंस, और कल हम सिर्फ जॉइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अलोंग विद अदर क्वेरीज एज वेल। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो बताओ। डू यू हैव एनी डाउट्स एज ऑफ नाउ? व्हाट्सएप ग्रुप, अर्नब यू आर नॉट इन द व्हाट्सएप ग्रुप? अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो, मैं आपको इस पीडीएफ का लिंक, अभी ये सेम वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगी, तो ये जो पीडीएफ है ये आईपी की और सीएस की दोनों का, इनका गूगल ड्राइव का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, सो आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। So link for these PDFs is going to be there in the description of the video. So please download it from there.